एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 91 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर तक हमने जो फर्स्ट 50% पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करके और मेजॉरिटी उसका पोर्शन रिवाइज कर चुके। आज से हम सेकंड 50% स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम फर्स्ट 50% को रिकॉल करें और सेकंड 50% का मैथ का क्या सिलेबस है वो सारा आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। सेकंड 50% सिलेबस इसमें क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 50% को अगर हम रिकॉल करें, फर्स्ट 50% इसमें चैप्टर्स थे 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 एंड 12। ये 8 चैप्टर्स थे। अब अंडरस्टूड है, जो रिमेनिंग 9 चैप्टर्स हैं वो सेकंड 50% में है। सेकंड 50% में है चैप्टर्स 5, 6, 7, 8 और फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16 एंड 17। इन चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर्स तो अलजबरा के हैं, यानी वही चैप्टर 4 वाले फार्मूलाज का यूज़ है। सारी बात है, फॉर्म्स डिफरेंट है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स और हैं, लेकिन ये अलजबरा के चैप्टर्स हैं और वही फार्मूला जो आपको बार बार 4th चैप्टर में फोकस करवाए उन्हीं का काम है इसमें भी। ये चैप्टर नंबर 8 ग्राफ का है, यानी ग्राफ को प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉटिंग क्या है? प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना होता है। उसके बाद ये चैप्टर्स थ्योरम्स के हैं। थ्योरम्स वही जो ज्योमेट्री का वो पोर्शन, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, थ्योरम्स और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 17 है ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस के साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। तो इन चैप्टर्स को हम स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट लेते हैं हम यूनिट 5 से। यूनिट 5 इज अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है ये। क्या पर्पस है फैक्टराइजेशन का? डेली लाइफ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री या साइंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या बहुत सारी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस, नॉट ओनली द न्यूमेरिकल्स, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस हम ऐसी फेस करते हैं कि हमारे पास ख़ास से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कर लें तो हमारे लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है। फैक्टराइजेशन है क्या, पहले उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, पहला ही बिल्कुल सिंपलेस्ट फार्मूला, हर स्टूडेंट को वैसे ही याद होता है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये
एक्सपेंशन कहते हैं इसको। ये मल्टीप्लिकेशन है या मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सपेंशन कह देता हूँ। आपने एक्चुअली ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लेना। और एक्सपेंड करके ये आंसर निकाला, ऑल्टरनेट एक्सपेंशन भी आपने की। लेकिन अगर आप इसी फार्मूला को रिवर्स डायरेक्शन में, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एक और फॉर्मूला के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तौर पर समझ आ जाता है। अगर आप a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस वाज मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, जो इसके फैक्टर्स हैं, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में एक्सप्रेस करना, इस चीज को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। अब एक और कांस्टेंट नंबर की एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और आंसर गेट करते हैं हम 10, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आप 10 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में शो करते हैं तो इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन। और ये दोनों नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर हैं तो प्राइम फैक्टर्स के तौर पर भी हम कह सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, मैं नंबर्स की एग्जांपल दे रहा हूं तो नंबर्स में बता रहा हूं, जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, पूरा पूरा डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 आ जाए। ये सारी डिटेल हम इसके अंदर आएगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उसके अंदर भी डिटेल से पढ़ेंगे। फैक्टर और फैक्टराइजेशन का फर्दर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी हम पढ़ेंगे। तो 5.3 एक्सरसाइज आने से पहले वो आता है, उसकी डिटेल सारी हम वहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन वो सारी टर्म जो उसमें यूज़ होनी है वो आपको मैं इसीलिए पहले से टर्मिनोलॉजीज़ और जो भी टर्म्स उसमें यूज़ होनी है वो सारी आपको पहले से एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक थीम है, कॉन्सेप्ट है, तो इसको फैक्टराइजेशन का नाम दिया जाता है। बेसिक थीम और कॉन्सेप्ट गेट करने के बाद अब हम प्रॉपरली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 है फैक्टराइजेशन का। और इसकी डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करते हैं, नोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर वर्ड्स के साथ। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके, बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना। चूंकि अब अलजबरा से रिलेटेड हम कर रहे हैं तो कांस्टेंट नंबर की बजाय हम अलजबरा के पोलिनोमियल्स की एग्जांपल देंगे। पोलिनोमियल्स के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करवाऊं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, चैप्टर 4 में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। चैप्टर 4 की रिवीजन भी हमने अभी रिसेंटली की, तो उसको पोलिनोमियल कहा जाता था। पोलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता था p ऑफ x, जैसे पोलिनोमियल ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल। तो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हो
और इंटेग्रल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, फ्रैक्शन में ना हो, रेडिकल में ना हो, तो इस टाइप की के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता था। तो इफ अ पॉलिनोमियल p of x is expressed as p of x is equal to the product of other two polynomials g of x into h of x, then each of polynomial p of x, g of x, ये वाला पॉलिनोमियल और ये दूसरा पॉलिनोमियल, एंड h of x आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ p of x। p of x के फैक्टर्स हैं ये। तो और उन फैक्टर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में p of x को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग p of x as a product of its factors g of x and h of x is called factorization। तो सारी वही सिचुएशन, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई एग्जांपल देना ज़रूरी होता है। आप कोई भी एग्जांपल इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन की एग्जांपल आ जाती है। इस डेफिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से कांस्टेंट नंबर्स की एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल मैं कांस्टेंट नंबर की देता हूँ। डेफिनेशन तो सेम रहती है ना। हमने पढ़ा इफ अ पॉलिनोमियल p of x इज एक्सप्रेस्ड एज p of x इज इक्वल टू g of x इंटू h of x। चलिए मैं चेंज करके बोलता हूँ। इफ अ नंबर 10 इज एक्सप्रेस्ड एज 10 is equal to 2 multiplied by 5, then each of 2 and 5 are called factors of 10, and the process of expressing 10 as a product of its factors 2 and 5 is called factorization। देखिए मैं सारी डेफिनेशन वही बोली, लेकिन कांस्टेंट नंबर्स की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अब हमने इस पूरे चैप्टर में यही तो सीखना है कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसकी एक पहचान बताता हूँ कि जब हम चैप्टर 4 में कर रहे थे, फार्मूला को यूज़ कर रहे थे या जैसे भी कर रहे थे एक्सपेंशन, तो हमारा आंसर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में होता था। इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर आता है। एक और छोटी सी पहचान जो ज़रा अपने माइंड में रखने के लिए होती है कि हमारा फाइनल आंसर्स ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की शक्ल में होता है। फाइनल आंसर में ना ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही होती हैं, जिसमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो फैक्टराइज्ड है। तो एक तरह से यूँ समझ लें जैसे इसकी पहचान हो गई। फैक्टराइजेशन की टाइप्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बड़े आराम से पहचानी जाती हैं कि किस टाइप से किस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो अब हम प्रॉपरली चैप्टर को एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 वाली टाइप। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन लेने वाली टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
फैक्टराइज करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब हमें पहले ये देखना है कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है। कांस्टेंट नंबर्स में से 2, 4 और 2 में से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, और मज़ीद वेरिएबल्स में से ए बी इस पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2ab इसमें कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या हुआ, इसमें से रिमेनिंग बचा c माइनस 2x प्लस d। अब मैंने विदाउट एक्सप्लेनेशन ये कर दिया है, और कॉमन लेना बड़े आराम से वैसे समझ आ जाता है, लेकिन व्हाट हैपेंड इनसाइड अब उसकी डिटेल की तरफ आने लगा। एक्चुअली क्या हुआ, अदरवाइज हमें उतनी डेप्थ में जाने की कॉमन निकालते वक्त ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कॉमन निकालना कोई एक इवन जूनियर क्लास का स्टूडेंट भी बड़े आराम से निकाल लेता है, ये वाली टाइप में मुश्किल बात ही कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअली हमने किया क्या, मोस्टली जो कहीं पर गलती या कन्फ्यूजन होती है वो कांस्टेंट नंबर की होती है। वेरिएबल का जल्दी पता चल जाता है कॉमन आने का। कांस्टेंट नंबर में जो भी कांस्टेंट कॉमन आ रहा होता है उसमें उसका मिनिमम टेबल जिस पर वो सारे डिवाइड हो रही हो वो हमने इसमें से कॉमन लेना होता है। तो 2 कॉमन आ गया, ए बी कॉमन आ गया। अब कॉमन आ जाने का पता चलने के बाद रिमेनिंग ब्रैकेट में रिमेनिंग सारी टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। कॉमन निकालने के बाद रिमेनिंग ऑल टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब वो रिमेनिंग टर्म्स कैसे पता चलें, एक्चुअली जो चीज़ आपने कॉमन ली होती है वो हर टर्म से डिवाइड होकर रिमेनिंग टर्म्स बनाती है। अब 2ab कॉमन आ गया। अब जब 2ab को हम इससे डिवाइड करेंगे 2abc से, तो 2ab से कैंसिल, क्या आंसर आया c। बेटे ये कैंसिलेशन सिर्फ आपके माइंड में चल रही होनी चाहिए, यहाँ ऐसी कोई कैंसिलेशंस आपने शो नहीं कर देनी। सेकेंड टर्म पर आए, जब 2ab को इससे डिवाइड किया तो ab से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल होके 2 और x बाकी पीछे बचेगा ना। और जब लास्ट टर्म से डिवाइड किया 2ab को 2abd से, तो 2ab से कैंसिल, रिमेनिंग प्लस d आंसर आ जाता है। डेप्थ में जाके इतना है, लेकिन इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ती कोई नहीं है। कॉमन लेना जूनियर क्लास के स्टूडेंट को भी बड़े आराम से समझ आ जाता है कि रिमेनिंग ब्रैकेट में सारी टर्म्स कैसे आएंगी। तो एक लाइन में क्वेश्चन है, एक लाइन में साथ ही आंसर भी आ गया। सेकंड पार्ट इसका 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इसमें से अगर हम देखें तो कांस्टेंट नंबर्स में से 9, 12 और 18 ये तीनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रही है, 3 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो कांस्टेंट नंबर्स में से 3 कॉमन आ गया। अब x इन दो में ज़रूर कॉमन है, इसमें है ही नहीं, तो x तो कॉमन ना हुआ। y इन तीनों में कॉमन है, तो याद रखिएगा मिनिमम पावर को कॉमन लिया जाता है, तो 3y कॉमन आ गया। रिमेनिंग, अब इस क्वेश्चन तक मैं आपको बताता हूं कि किस तरह रिमेनिंग टर्म्स बनी। अगले क्वेश्चन से फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप इतना कॉन्सेप्ट गेट कर चुके हैं कि डिवाइड करने का प्रोसेस आपके माइंड में कैसे आ रहा है, वो आपके माइंड में क्विकली आता चला जाएगा। अब कॉमन लिए हुए को पूरे से डिवाइड किया तो y से कैंसिल, 3 कैंसिल, तो रिमेनिंग 3x आ जाएगा, माइनस दिस टाइम y कैंसिल और 3 से डिवाइड होके 4 और x² आ जाएगा, प्लस 3 को जब इससे डिवाइड किया 3 6 y बचा, क्योंकि जब y² को y से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग एक y तो आएगा ना। तो इस तरह से ये कॉमन आ गया। तो कॉमन लेने वाली टाइप में, इस टाइप में एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर।
थर्ड पार्ट -3x² y -3x + 9x y²। सबसे पहले देखें तो एक -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन है तीनों में। उसके अलावा x² x तीनों में x वाली टर्म है, तो मिनिमम पावर यानी x ही कॉमन लिया जाएगा। y इन दोनों में तो ज़रूर है लेकिन इसमें नहीं है, तो यही कॉमन आ रहा है। अब जो कॉमन आता है रिमेनिंग हर टर्म से डिवाइड हुआ, नेगेटिव जैसे नेगेटिव से डिवाइड होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x² से डिवाइड होके x y रह जाएगा इसमें। अब -3x जब -3x से डिवाइड होगा तो +1 आ जाएगा इसमें, आंसर कैंसिल हो जाएगा ना कंप्लीटली। और ये माइनस जब प्लस से डिवाइड होगा तो -3 9 से डिवाइड होके 3 x कैंसिल हो गया और y² बचेगा इसमें, राइट। फोर्थ पार्ट में 5ab² c³ -10 a² b³ c -20 a³ b² c²। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट नंबर तीनों में 5 कॉमन, उसके अलावा a वाली टर्म भी तीनों में है लेकिन मिनिमम पावर a है, b वाली टर्म तीनों में है, मिनिमम पावर इज b और मिनिमम एक्सपोनेंट इज c। तो 5 abc इज कॉमन। रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 5a तो वैसे ही कैंसिल, b c² बचा। भाई b² को b से डिवाइड किया तो पावर 1 लेस होके b रह जाएगा, और c³ को c से डिवाइड किया तो रिमेनिंग c² माइनस इससे डिवाइड होके 2ab², c तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, -4 टाइम्स a² c। तो ये इसमें इस तरह से कॉमन आ गया। नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी कॉमन लेने वाले हैं लेकिन उनमें स्टेप्स 2 इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 स्टेप्स के। फिफ्थ पार्ट में 3x³ y और ब्रैकेट में है x - 3y -7 x² y² इंटू x -3y। इकट्ठा कॉमन भी लिया जा सकता है लेकिन जहाँ कहीं ब्रैकेट पूरी कॉमन आ रही हुआ करे ना तो इसमें इकट्ठा कॉमन लेना कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो जहाँ हम एक स्टेप कर सकते हैं तो 2 स्टेप में ये काम कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में आप सिर्फ ब्रैकेट पूरी देखिए ना, पूरी ब्रैकेट ये x - 3y कॉमन आ रहा है तो x - 3y कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 3x³ y -7 x² y² बचा। रिमेनिंग टर्म्स एक ब्रैकेट में आ जाती है। अब रिमेनिंग टर्म्स एक ब्रैकेट में आने के बाद देखिए तो इस ब्रैकेट में भी तो कुछ कॉमन आ रहा है ना, और वो क्या, x² कॉमन है और y कॉमन है, मिनिमम पावर को कॉमन लिया जाता है। तो रिमेनिंग आ जाएगा 3x - 7y, क्योंकि आपने x² y जब कॉमन लिया तो 3x x² बचा, क्योंकि आप जब उससे डिवाइड कर रहे हैं तो x² इससे पावर कम होके 1x बचेगा, y कैंसिल हो चुका और 3 बचेगा, और इसमें से x² कैंसिल और 1y और रिमेनिंग 7, और ये ब्रैकेट तो पहले ही कॉमन ली जा चुकी थी x - 3y। तो 2 स्टेप्स में इसमें कॉमन लेना सेफ होता है जिसमें पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही हो। इसी तरह 6 पार्ट में
द क्वेश्चन इज 2xy क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5। इसमें भी आप नोट करिए तो पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x स्क्वायर प्लस 5, रिमेनिंग टर्म्स 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर, 8xy स्क्वायर। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट में से भी 2x कॉमन, x और y की मिनिमम पावर y स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म नोट करिए तो किस चीज का होल स्क्वायर हुआ, ए ओवर बी का। लास्ट टर्म बी ओवर ए का स्क्वायर। मिडिल टर्म को टेम्परेरीली इग्नोर करें, फार्मूला पूरा करें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए बी वाली टर्म माइनस है तो माइनस का बस ख्याल रखना है आपने, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब आप नोट करें तो ये दोनों कैंसिल होके ओवरऑल बचा तो वही -2 ही ना। फार्मूला की फॉर्म भी पूरी हो गई, हमारी कोई टर्म भी चेंज ना हुई। अब फार्मूला अप्लाई करती है तो ये हो जाएगा ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में शो कर देंगे। ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए। लास्ट पार्ट है इसका, दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कंफ्यूज, क्योंकि ये तो किसी चीज़ का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 27 भी किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और टाइप भी सही में ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो टाइप अप्लाई होने से पहले कुछ कॉमन आ रहा होता है, कॉमन आ जाने के बाद क्वेश्चन की फॉर्म खुद ब खुद आपके सामने आती है। तो नोट करिए इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, रिमेनिंग 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में बन गया क्वेश्चन। 3 अब साथ साथ चलेगा, ये टर्म है परफेक्ट स्क्वायर 2x का, और लास्ट टर्म है परफेक्ट स्क्वायर 3 का। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b। -2 फार्मूला पूरा किया इंटू a इंटू b, इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक किया तो वही फॉर्म दैट ये -12x ही बनता है। तो 3 के साथ अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर, या ब्रैकेट की प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। तो इस तरह से ये इस फार्मूला वाले हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो इस तरह आज हमने कॉमन लेने वाली 2 टाइप्स और a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला वाली टाइप्स को फैक्टराइज करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगले फार्मूलाज और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।